प्रिय विद्यार्थियों, काफी अंतराल के बाद पुनः जो है कक्षा द्वादश रसायन विज्ञान का वीडियो आपको प्राप्त होगा। इसके पहले सॉल्यूशन इकाई के अंतर्गत हम जो है लिक्विड सॉल्यूशन और उसमें द्रव में गैस की विलेयता और द्रव में गैस की विलेयता संबंधी हेनरी नियम का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम द्रव विलयन और द्रव विलयन का वाष्प दाब संबंधी राउट्स के नियम का अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो का जो प्रमुख बिंदु है, राउट्स का नियम क्या है और इस नियम से संबंधित गणनाएं कैसे हो सकती हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं वाष्पशील द्विअंगी विलयनों का वाष्प दाब एवं राउट्स नियम। सबसे पहले ये आप समझने का प्रयास करिए कि यदि कोई द्रव है तो द्रव प्राय वाष्पशील होते हैं, और यदि वाष्पशील द्रव है तो इस स्थिति में अगर हम इमेजिन कल्पना करें तो ये वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती रहती है। और यदि इस पात्र में यदि लिक्विड है और यदि इस पात्र को हम ऊपर से क्लोज कर सकते हैं, यानी एक बंद निकाय जैसा अगर बंद कर देते हैं तो ये वाष्पन की क्रिया और यानी द्रव के कणों का वाष्प में जाना, वेपराइजेशन एंड और पुनः वाष्प के कणों का द्रव में आना यानी संघनन, ये क्रियाएं जो है समान रूप से होती रहती हैं। प्रारंभ में वाष्पन की क्रिया अधिक होती है और उसी अनुसार संघनन की क्रिया धीमी होती है, किंतु एक समय पर ये वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाएं समान हो जाती हैं। इसी को हम कहते हैं साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था पर इस वाष्प का जो दाब होता है, वेपर प्रेशर, इसी को हम कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। यदि एक लिक्विड की जगह पर यदि दो द्रव विलयन हैं, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें दोनों लिक्विड वाष्पशील हैं, और उस स्थिति में यदि इसको हम ऊपर से क्लोज कर देते हैं तो वाष्पन की क्रिया दोनों द्रवों में होगी और जो इसका वेपर प्रेशर होगा ये दोनों लिक्विड दोनों द्रवों का संयुक्त वाष्प दाब होगा। और इस तरह से यदि हम उदाहरण के रूप में इसमें या इस मिश्रण में द्रव मिश्रण में एक यदि द्रव 1 से डिनोट करें या और दूसरा लिक्विड को यदि हम 2 से संकेत करें तो इस स्थिति में दोनों वेपर और इनके जो वाष्प दाब होंगे, यदि इनके वाष्प दाब को अलग अलग क्रमशः P1 और P2 से संकेत करें, और यदि इनमें या इस लिक्विड विलयन में दोनों के मोल प्रभाव यानी सांद्रता यदि मोल अंश में संकेत करें तो मोल अंश में इनकी यदि सांद्रता क्रमशः x1 और x2 हो और इनका संयुक्त दाब को या कुल दाब को यदि हम P टोटल या P से यदि डिनोट करें तो इस स्थिति में हम राउट के नियम का उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि राउट्स महोदय ने ही लिक्विड विलयनों के वाष्प दाब और
विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मूल अंश संबंधी नियम प्रतिपादित किए थे और इन्होंने ही मात्रात्मक रूप में द्रवों के वाष्प दाब और मूल अंश के बीच अध्ययन के उपरांत एक आंकिक समीकरण स्थापित किए थे और जिसे हम जो है राउस के नियम या राउस का समीकरण के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम उल्लेख करते हैं कि राउस का नियम क्या है। तो यदि हम ताप को स्थिर रखते हैं, स्थिर ताप पर और द्रव द्रव विलयन या द्विअंगी यदि विलयन है तो इस स्थिति में स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसके या उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। मूल अंश के समानुपाती होता है। तो इस नियम के अनुसार या राउल्ट्स नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस अवयवों के मूल अंश के समानुपाती होता है। और यदि हम या कह सकते हैं अर्थात यदि अवयव एक का वाष्प दाब लें तो इस नियम का अवयव एक का वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब P1 समानुपाती होगा विलयन में उसके मूल अंश X1 के। और इसी अनुसार चूंकि ये समानुपाती है अतः इसको यदि हम बराबर लेते हैं एक कांस्टेंट होगा P1 इक्वल टू P1 नॉट X1, जहां P1 नॉट यह शुद्ध अवयव का उसी ताप पर वाष्प दाब है। शुद्ध अवयव का वाष्प दाब। और इसी तरह से यदि अवयव सेकेंड के लिए यदि P2 वाष्प दाब है या आंशिक वाष्प दाब है ये समानुपाती होगा सेकेंड गैस के मूल अंश के और ये बराबर होगा उपरोक्त की भांति ही P2 नॉट X2 और यहाँ पर भी P2 नॉट ये शुद्ध अवयव 2 का 2 यानी दूसरे द्रव का वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P1 नॉट और शुद्ध अवस्था में P2 नॉट ये वाष्प दाब है उसी ताप पर। यदि इस से हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर हम डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इस द्रव द्रव विलयन का जो संयुक्त दाब होगा इन
दोनों गैसों के अलग अलग या आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो डाल्टन का नियम यहाँ पर संदर्भित किया जा सकता है। तो डाल्टन नियम के अनुसार आंशिक दाब का नियम के अनुसार कुल दाब P बराबर P1 प्लस P2 यानी दोनों गैसों का आंशिक दाब, और इसे यदि हम इसको 1 ग्रहण करें, इसको 2, तो इस अनुसार P1 बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। और हम जानते हैं कि किसी भी विलयन में उसके सभी घटकों का मोल अंशों का योग 1 होता है। अतः x1 प्लस x2 यानी द्रव प्रथम का मोल अंश और विलयन में द्रव 2 का मोल अंश दोनों का योग 1 के बराबर होगा। और इस तरह से यदि हम x1 को हम ग्रहण करें तो 1 माइनस x2 के अंतर्गत प्राप्त होगा। और x1 का मान इस समीकरण में, यानी इसको हम समीकरण 3 कर सकते हैं। तो इसमें हम यदि प्रतिस्थापित करते हैं तो ये अगला जो समीकरण प्राप्त होगा, यह विलयन का कुल वाष्प दाब एक घटक यानी अवयव 2 के मूल अंश से संबंधित होगा। तो आगे से विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर गैस द्रव 1 का वाष्प दाब प्लस गैस द्रव 2 का वाष्प दाब जो कि वाष्पशील है, और ये बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, या x1 का मान यदि प्रतिस्थापित करते हैं तो P1 नॉट 1 माइनस x2 और प्लस P2 नॉट x2। और इसको यदि विस्तार देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 और प्लस P2 नॉट x2, अथवा P1 नॉट प्लस, यदि यहाँ पर x2 हम कॉमन ले लेते हैं तो x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और इस तरह से एक समीकरण 4th प्राप्त होता है जो कि राउट नियम का गणितीय रूप है। और इस समीकरण से हम जो दाहिने साइड में जो ये ग्राफ है इसको संबंधित करके हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये जो आपका कुल दाब है यह केवल अवयव 2 के मूल अंश से संबंधित है। और इसी अनुसार यदि इस ग्राफ को हम देखें तो इस समीकरण से 3 बिंदु या 3 बिंदु स्पष्ट होते हैं। और ये 3 बिंदु क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्राफ से कि P1 नॉट ये घटक 1 का जो है शुद्ध अवस्था में या वाष्प दाब है, वहीं P2 नॉट अवयव 2 का जो है। और इसी अनुसार हम देख सकते हैं कि x1 यहाँ पर 0 है, यानी इस एक्सिस पर। तो हम देखते हैं कि यह x1 यानी घटक 1 का यदि अधिकतम
वाष्प दाब जो शुद्ध अवस्था में है, जहां पर घटक 2 का वाष्प दाब शून्य होगा, क्योंकि वहां पर उसकी मूल अंश जो है शून्य है। तो ये शुद्ध अवस्था में, और शुद्ध अवस्था में जैसे यदि x1 का मूल अंश में यदि कमी हो रही है, तो इस तरह से इसके वाष्प दाब में भी कमी हो रहा है। और इसी अनुसार यदि x2 यहाँ पर 1 है, इसका अर्थ है कि जैसे हम इस साइड में आएंगे x2 का मूल अंश में कमी होगा, और उसी अनुसार यह x2 यानी दूसरे घटक का P2 नॉट, यह दूसरे घटक यानी विलेय का यह शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। और जैसे जैसे वाष्प दाब में कमी हो रही है, इसके मूल अंश में भी कमी हो रही है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी द्रव विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, यह विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मूल अंश से संबंधित किया जा सकता है। तो प्रथम जो निष्कर्ष है, इसके अनुसार विलयन यानी द्रव विलयन का कुल वाष्प दाब को किसी यानी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मूल अंश से संबंधित कर सकते हैं। और दूसरा जो एक चित्र प्रदर्शित करता है, जिसमें ये x2 का मूल अंश है या मोल फ्रैक्शन इस एक्सिस के अंतर्गत है, मोल फ्रैक्शन को इस एक्सिस के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं कि x2 का शून्य से जैसे x1 यानी इसके मोल अंश में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे ये इसके वाष्प दाब में वृद्धि होती है। और जहाँ पर यह शुद्ध अवस्था में है, वहां पर P2 नॉट इसका अधिकतम वाष्प दाब है। तो इस तरह से जो चित्र में ये स्पष्ट हो रहा है कि घटक दो का मूल अंश, दूसरे शब्द में कह सकते हैं विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, घटक 2 के मूल अंश से विलयन का कुल वाष्प दाब को वाष्प दाब रेखीय रूप में परिवर्तित होता है। यानी जैसे हम घटक 2 के मूल अंश में यदि वृद्धि करते हैं, तो वैसे वैसे इसका वाष्प दाब में भी वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह से यह P1 नॉट और P2 नॉट, ये चूंकि दोनों की शुद्ध अवस्था में घटक 1 घटक 2 का वाष्प दाब है, और इस ग्राफ से भी कह सकते हैं तीसरा बिंदु कि विलयन का कुल वाष्प दाब P1 और P2 यानी दोनों घटकों के आंशिक दाबों से संबंधित है, आंशिक दाबों के योग के बराबर है। तो घटक 2 का मूल अंश से विलयन का कुल वाष्प दाब रेखीय रूप में संबंधित है या प्रदर्शित होता है। तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, घटक 2 के मूल अंश से रेखीय रूप में परिवर्तित होता है। और ये सेकेंड और ये थर्ड हम
एक बिंदु ले सकते हैं कि शुद्ध अवयव 1 व 2 के आंशिक वास्तुदाब या वास्तुदाब को वास्तुदाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वास्तुदाब अवयव 1 के मूल अंश में कमी या वृद्धि के साथ परिवर्तित होता है। अवयव 1 के मूल अंश में कमी या वृद्धि होने से परिवर्तित होता है। तो यदि शुद्ध अवयव 1 घटक 1 का और घटक 2 का यदि हम लेते हैं तो शुद्ध अवयव 1 और 2 के आंशिक दाब पर निर्भर रहते हुए यदि हम देखें तो विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मूल अंश के कमी या वृद्धि के साथ परिवर्तित होगा। तो इस तरह से x1 यहाँ पर है और जैसे दर्शन x1 0 यानी इसमें यदि कमी हो रही है तो इसी अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब या शुद्ध अवयव 1 और 2 के वाष्प दाबों पर यदि निर्भर रहते हैं या वाष्प दाब को यदि हम संदर्भित करते हैं तो कुल वाष्प दाब में कमी या वृद्धि हो सकती है। यदि इसके मूल अंश में यदि कमी होगी तो वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब में वृद्धि, और जैसे ही वाष्प मूल अंश में कमी होगी वाष्प दाब में वृद्धि, और जैसे इसमें यदि वृद्धि होगी यानी दूसरे का मूल अंश में कमी होगी तो उसी के अनुसार ये परिवर्तित होता है। तो किसी भी विलयन का यदि द्रव विलयन है तो उसका कुल वाष्प दाब हम उस विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के आंशिक वाष्प दाब से संबंधित कर सकते हैं और इन दोनों का वाष्प दाब संयुक्त वाष्प दाब के अंतर्गत होता है। और शुद्ध अवयव 1-2 के आंशिक दाब पर यदि निर्भर रहते हुए एक साथ देखें तो विलयन का कुल वाष्प दाब किसी एक घटक के मूल अंश में कमी या वृद्धि के साथ परिवर्तित होता है, जैसा कि तीसरा बिंदु दिया है। अब इसके बाद हम इस नियम का, राउथ नियम का अनुप्रयोग को हम देख सकते हैं। तो अनुप्रयोग कई मिनट हो गया है। इस नियम का अनुप्रयोग हम डाल्टन के आंशिक दाब को संदर्भित करके हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस नियम का जो प्रमुख अनुप्रयोग है, विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का यदि मूल अंश ज्ञात है तो उसका हम आंशिक दाब की गणना कर सकते हैं यदि विलयन का कुल वाष्प दाब हमें
ज्ञात है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम घटक 1 का यदि माने कि इसका आंशिक दाब P1 है और उसका मूल अंश यानी विलयन में मूल अंश x1 है, तो डाल्टन के नियम के अनुसार इसका आंशिक दाब उसका मूल अंश x1 और विलयन का कुल वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। यानी यहाँ पर x1 किसी घटक 1 का मूल अंश और P कुल दाब और ये किसी भी अवयव का आंशिक दाब है। तो इस तरह से या इस समीकरण के द्वारा हम या इसके अनुप्रयोग के रूप में देख सकते हैं कि यदि किसी घटक का हमें आंशिक दाब ज्ञात है और कुल दाब भी ज्ञात है, तो उसमें उसकी मूल अंश की गणना या सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। और इसी अनुसार घटक 2 के लिए यदि 2 इसका आंशिक दाब है और इसका मूल अंश की x2 और ये P कुल दाब, यानी किसी भी घटक का आंशिक दाब बराबर उस घटक का मूल अंश गुणे विलयन का कुल वाष्प दाब। और इस संबंधी सूत्र से हम किसी भी अगर 3 में से 2 राशियां ज्ञात हैं तो 1 हम ज्ञात कर सकते हैं। ये है राउल्ट नियम का प्रमुख अनुप्रयोग। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ अंकित उदाहरण या गणनात्मक उदाहरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।